नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं इस नए क्वेश्चन को जो कि रिलेटेड है फर्स्ट ईयर एलएलबी के सेकंड सेम से। सब्जेक्ट है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में हमारा एक डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोसीजर होता है इसके अंदर, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एक्स एक यूट्यूबर है, क्या करता है, मर्डर करता है। किसका? अपने वाइफ का, दिल्ली में। और मर्डर करता है और वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, रन हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, फरार हो जाता है। ठीक है, और पुलिस उस पर रजिस्टर्ड करती है एक एफआईआर, और लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। वो एज बेस्ट एज पॉसिबल एफर्ट करती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। लेकिन फाइनली वो पकड़ा जाता है कहाँ पर? मुंबई में, मुंबई पुलिस के द्वारा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस किया जाता है मुंबई पुलिस के द्वारा उसे कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, एंड इन मुंबई जो कि एक ट्रांजिट रिमांड अलाउ करते हैं पुलिस को। ठीक है, मजिस्ट्रेट वहाँ के जब प्रोड्यूस करा गया तो एक्स को फिर दिल्ली लाया गया, उसको प्रोड्यूस किया गया दिल्ली के मजिस्ट्रेट, दिल्ली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, हु फर्दर रिमांड, जो कि एक फर्दर रिमांड देते हैं, पुलिस कस्टडी देते हैं 7 डेज़ की। ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसके बाद एक्स को भेजा जाता है जुडिशियल कस्टडी में। ठीक है, पुलिस कस्टडी दी गई 7 डेज़ में, उसके बाद उसको तुरंत ही भेज दिएगा जुडिशियल कस्टडी में। एंड चार्जशीट इज फाइल्ड ऑन 19th डे ऑफ फर्स्ट रिमांड ऑफ एक्यूज टू पुलिस कस्टडी। ठीक है, जो चार्जशीट फिर सारा रिमांड, कस्टडी एंड ट्रांजिट रिमांड, इन सब के बाद फाइनली 90 डेज़ के बाद एक पुलिस क्या करती है, चार्जशीट फाइल करती है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें यही समझना है कि 90 डेज़ यहाँ पर मिलता भी है नहीं। एक्स इज डिफॉल्ट विल ऑन द ग्राउंड दैट हिज ट्रांजिट रिमांड। ठीक है, वो जो उसको ट्रांजिट रिमांड दी गई थी उसके बेसिस पे एक्स क्या करता है, अपनी डिफ़ॉल्ट बेल अप्लाई करता है ट्रांजिट रिमांड के बेसिस पे, जो कि मुंबई में मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, मुंबई कोर्ट के द्वारा जब वो पुलिस कस्टडी में था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि जो एक्स ने इशू रेज किया है इन द राइट ऑफ रिलीवेंट प्रोविजन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। ठीक है, हमें जुडिशियल रिलीवेंट प्रोविजंस देखने होंगे, सेक्शंस वगैरह, एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट मीन्स केस वगैरह हमें देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। एक्स एक यूट्यूबर था, मर्डर करता है, उसे फिर वो भाग जाता है मुंबई में, उसको पकड़ा जाता है पुलिस द्वारा। मुंबई की जो मजिस्ट्रेट है मुंबई में, उसे ट्रांजिट रिमांड दे देते हैं पुलिस को कि भैया ट्रांजिट रिमांड पे रखो और उसे वापस करो जहाँ पे उसका ओरिजिनल जुडिक्शन है। ठीक है, तो उसे लाया जाता है। फिर वहाँ पर दिल्ली में आने के बाद 7 डेज़ का उसको पुलिस कस्टडी दिया जाता है फिर, एंड फिर उसके बाद जब 90 डेज़ हो जाते हैं तो फर्स्ट रिमांड से तब पुलिस क्या करती है, चार्जशीट फाइल करती है उसकी, एंड पुलिस जो उसका फर्स्ट रिमांड था वहाँ उससे काउंट करा जाता है। 90 डेज़ हो गया तो कस्टडी चार्जशीट फाइल किया गया। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एक्स ने अप्लाई किया ट्रांजिट रिमांड के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि इसमें इशू एक्चुअली कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इशू रेस किया गया था एक्स के द्वारा रिगार्डिंग डिफ़ॉल्ट बेल, ये जो डिफ़ॉल्ट बेल है, नीड टू बी एग्जामाइन इन लाइट ऑफ रिलीवेंट प्रोविजन। ये डिफ़ॉल्ट बेल यहाँ पर क्या है, नीड है, यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है, एग्जामाइन करने की है रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट के साथ। इन दिस सिनारियो एक्स सीकिंग डिफ़ॉल्ट बेल, एक्स इज सीकिंग डिफ़ॉल्ट बेल इन दिस केस, इस केस में विच इज़ अ राइट ग्रांटेड टू एन एक्यूज व्हेन सर्टेन कंडीशन आर मेड, जो कि एक राइट होता है एक्यूज का जब सर्टेन कंडीशंस फुलफिलमेंट हो जाती हैं। ठीक है, एंड चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम रिलीवेंट प्रोविजंस देखते हैं ऑफ लॉ के, जैसे कि सेक्शन 167 क्लोज 2 ऑफ CRPC 1973। तो ये पहले ये सेक्शन BNSS में रिप्लेस कर दिया गया है, एंड
बीएनएसएस में क्या हो गया है 187 क्लोज 3, ये जो क्लोज 2 है उसमें क्लोज 3 है, ठीक है। तो बेसिकली 167 इज रिप्लेस बाय 187, ठीक है। प्रेस टेन कर देना इसमें बस। दिस प्रोविजन डील विथ मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन एक्यूज कैन बी डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। ये 167 सेक्शन जो है, जो अभी 187 हो गया है, ये मैक्सिमम पीरियड के लिए एक्यूज को डिटेन करा जाना पुलिस के द्वारा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो डिफाइन करता है, जो कि 15 डेज है और इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये प्रोविज़न अब नए हमारे बीएनएसएस के लॉ में बदल दिया गया है डेज को, और ये कर दिया गया है हमारा 60 और वीकेंड से 90 डेज, ठीक है। तो 60 डेज एंड 90 डेज ये दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डेज हैं प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि 90 डेज जो है, ये 90 डेज वाला जो है, ये जैसे हमारा इम्परसनमेंट फॉर लाइफ मिलता है या पर्सन विथ डेथ पेनल्टी मिलती है, और जो 10 साल से ऊपर की सज़ा मिलती है उसके लिए अप्लाई होता है 90 डेज़, ठीक है। उसमें 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है पुलिस पर्सनल को इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। एंड 60 डेज़ किस कंडीशन में दिया जाता है, जब ये डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से कम की सज़ा वाला कोई केस चल रहा है, कोई सेक्शंस इम्पोज किए गए हैं, तब 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है पुलिस को, ठीक है, मैक्सिमम। इससे इन डेज़ के अंदर में मतलब करना होता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, इससे एक्सीड नहीं कर सकते। इसके बाद बीएनएसएस के अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट बेल का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई होने लग जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने थोड़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ली बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला हमने देखा जो कि 15 डेज प्रिस्क्राइब करता है 167 क्लोज टू सीआरपीसी, एंड आगे चलें दूसरा देखें हम जो 167 2A था सीआरपीसी का, ये डील करता है ट्रांजिट डिमांड। ये अलाउ करता है मजिस्ट्रेट कि वो ग्रांट करें ट्रांजिट डिमांड, ठीक है। ट्रांजिट डिमांड बेसिकली जब जैसे ये दिल्ली में क्राइम हुआ था इसका, लेकिन वो पकड़ा गया मुंबई में, तो उसने ट्रेवल किया ना वहाँ पर, तो उससे रिलेटेड चीज़ें है ये ट्रांजिट रिमांड, ठीक है। मतलब कहीं का अपराधी कहीं पर पकड़े जाना, फिर वहाँ पर उसे ट्रांजिट रिमांड दिया जाता है, ठीक है। तो ये पावर देता है मजिस्ट्रेट को 167 2A टू द पुलिस वैन एन एक्यूज, और ये ट्रांजिट रिमांड की पावर मजिस्ट्रेट देता है किसको, पुलिस को, ठीक है। जब एक एक्यूज अरेस्ट होता है आउटसाइड द जुडिक्शन, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया दिल्ली में उसका जुडिक्शन था, क्राइम वहाँ हुआ था, लेकिन वो जुडिक्शन के आउटसाइड मुंबई में पकड़ा गया था, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट कंसर्न मजिस्ट्रेट, तो ट्रांजिट रिमांड अलाउज द पुलिस टू ब्रिंग द एक्यूज टू द जुरिडिक्शन वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। तो पुलिस को बेसिकली एक वी कैन से टेम्परेरी पावर दे दी जाती है पुलिस को कि वो अपनी रिमांड में ले उस एक्यूज को और उसको उसके रिलीवेंट जुरिडिक्शन में पहुंचाए, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सेक्शन 167 2B ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। एक बार फिर से याद दिला दूँ, 187 ने रिप्लेस किया है इसको, और उसके कुछ प्रोविजंस डेज को लेके अलग हुए हैं जो हमने बात करी थी, ठीक है। एंड दिस सेक्शन डील विथ 167 2B डील विथ द पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, ठीक है। ये पीरियड ऑफ डिटेंशन मतलब किस पीरियड तक डिटेंशन करके रखा जा सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस को, ठीक है। तो इंक्लूड ट्रांजिट रिमांड, और इसमें इंक्लूड होता है ट्रांजिट रिमांड भी, ठीक है। जब आउटसाइड जुडिक्शन कोई एक्यूज पकड़ा जाता है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट अलाउ करता है पुलिस को। इट स्टेट दैट द पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर एन एक्यूज शोल नॉट एक्सीड 50 डेज इन एक्सग्रेट, मैक्सिमम 15 डेज तक। ये पुराने लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है सीआरपीसी, लेकिन अभी 60 डेज और 90 डेज का प्रोविज़न ला दिया गया है, ठीक है। एंड इसके बाद चलिए आगे सेक्शन को चलते हैं, और हमारा ये
जो सेक्शन 167(2)(c) है सीआरपीसी का, ये प्रोविजन डील करता है डिफ़ॉल्ट बेल से, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बेल। इट स्टेट दैट इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ डिटेंशन 15 days एग्रीगेटेड, द एक्यूज सोल नॉट एंटाइटल्ड टू रिलीज एक्यूज सोल बी एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है। 15 days अगर एक्सीड होता है तो 15 दिन के अंदर पुराने लोग के अकॉर्डिंग बेल नहीं ले सकते थे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जैसे 15 दिन के वो वी कैन से इन्वेस्टिगेशन पीरियड इफ एंड देन एक्यूज इज एंटाइटल्ड बाय सेल्फ डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है, उसको बेल मिलना ही मिलना है। लेकिन अभी बीएनएसएस में हमने जैसे अभी पीरियड कुछ समय पहले मतलब डिस्कस किया था कि 60 days और 90 days का प्रोविज़न ला दिया गया है, उसके बाद ही डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी, रेस्ट ऑन एक्सेप्शन। इसके बाद आगे हम बात करें अब इन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स से, ठीक है। पहले के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में क्या क्या रूल्स सॉर्ट आउट किए गए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वेरियस जजमेंट हैज क्लेरिफाइड द पोजीशन रिगार्डिंग डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। तो वे अपने बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ॉल्ट बेल के रिगार्डिंग अपनी पोजीशन क्लेरिफाई की है। जैसे अगर हम बात करें, एक केस है संजय दत्त वर्सेस स्टेट 1994 का। कौन सा केस है? संजय दत्त वर्सेस स्टेट 1994 का, जिसमें संजय दत्त को मतलब अरेस्ट किया जाता है कि पोजेसिंग करना AK-46 राइफल्स, तो इसे रखना गैरकानूनी माना जाता है, तो इसको इसलिए कस्टडी में ले लिया गया था, ठीक है। AK-46 राइफल जब दिस इज अ फॉलो बाय एंड मुंबई अटैक, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये केस डील करता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली जजमेंट देखते हैं इन संजय दत्त वर्सेस स्टेट 1994 के। सुप्रीम कोर्ट ने जो जज थे उन्होंने क्या जजमेंट दिया था? जज थे हमारे जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस JS वर्मा। तो यहाँ पर क्या जजमेंट दिया जाता है कि ट्रांजिट रिमांड ग्रांटेड बाय मजिस्ट्रेट इज नॉट द सेम एज पुलिस कस्टडी। जो ट्रांजिट रिमांड है ना, उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। वो दिस इज आउटसाइड मैटर ऑफ पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 16 क्लोज 2 ऑफ CRPC। हमने जैसे देखा, ट्रांजिट रिमांड इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ट्रांजिट रिमांड जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे इनेबल करना द एक्यूज टू बी बोट बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट, ठीक है, ताकि उसको एक जहाँ पर उसका जुडिक्शन आता है उस कोर्ट तक लाया जाए इसे। एंड इट कैन नॉट बी कंसाइडर्ड एज पुलिस कस्टडी, तो इसे हम पुलिस कस्टडी नहीं कह सकते। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है। अब जैसे 15 दिन का इसमें टाइम है अकॉर्डिंग टू CRPC। अब इसमें इन्होंने संजय दत्त जो भी थे प्लेंटिफ, जो तो उन्होंने कहा कि भैया हमें बेल मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये ट्रांजिट पीरियड है इन्होंने ऐसा पुलिस कस्टडी इन्होंने माना था। लेकिन यहाँ पर 167(2) CRPC ट्रांजिट रिमांड इज नो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बताया गया है, इसे आप पुलिस कस्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो डिटेंशन पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का वो पुलिस कस्टडी का होता है, ठीक है, तो वो ऐसा कंसाइडर नहीं किया जाएगा डिफ़ॉल्ट बेल में, ठीक है। आपका जो डिटेंशन पीरियड है उसके अंदर इसको नहीं शामिल किया जाएगा ट्रांजिट रिमांड को, ठीक है। तो यही हमारा बात है, यही हमारा फैक्ट ऑफ इशू है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इन एक्स केस इफ हिज ट्रांजिट रिमांड बाय मुंबई कोर्ट, जो उसकी ट्रांजिट रिमांड थी वो मुंबई कोर्ट के द्वारा दी गई थी, जो कि काउंट नहीं किया जाएगा एज पुलिस कस्टडी, ठीक है, हमने देख लिया पहले। एंड ही हैज ऑलरेडी बीन इन पुलिस कस्टडी इन दिल्ली, और ऑलरेडी बीन जो पहले से ही पुलिस कस्टडी में दिल्ली फॉर अ टोटल ऑफ 15 days इंक्लूडिंग ट्रांजिट रिमांड पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक्स के केस में क्या हुआ कि वो पुलिस कस्टडी में जब दिल्ली में आने के बाद वो रहा दिल्ली पुलिस में, उसमें इंक्लूड है रिमांड ट्रांजिट रिमांड पीरियड भी, ठीक है। देन ही वुड बी एंटाइटल्ड टू डिफ़ॉल्ट बेल एज
per section 167(2)(c) of CRPC. However, if the transit period remand period is considered as पुलिस कस्टडी, अगर हम मान लें कि ट्रांजिट रिमांड पीरियड को हम कंसिडर करते हैं ऐसा पुलिस कस्टडी, देन एक्स मे नॉट बी एंटाइटल टू डिफॉल्ट बेल। ठीक है, अगर हम ट्रांजिट पीरियड को भी हम पुलिस कस्टडी में अगर ऐड करेंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट बेल के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट बेल के लिए पुलिस कस्टडी का टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, ना कि ट्रांजिट रिमांड। ठीक है, जितने दिन पुलिस कस्टडी में रहेगा वो दिन काउंट किए जाएंगे बेसिकली। ठीक है, एज द पीरियड ऑफ डिटेंशन वुड नॉट एक्सीड 15 डेज। ठीक है, तो अभी 60 और 90 डेज का प्रोविज़न आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था 15 डेज तक रख सकते थे। एंड इन लास्ट और इन कंक्लूजन हम बात कर सकते हैं कि जो एक्स एंटाइटल है डिफॉल्ट बेल डिपेंड ऑन वेदर ट्रांजिट पीरियड इज कंसिडर्ड एज पुलिस कस्टडी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल पीरियड ऑफ डिटेंशन इफ इट इज नॉट काउंटेड एज पुलिस कस्टडी। X would be entitled to default bail if the investigation is not completed within 50 days of his detention in Delhi। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने देखा है कि डिफ़ॉल्ट बेल के लिए जो पुलिस कस्टडी का जो टाइम स्पेंड है डेज़ का वो काउंट किया जाएगा, ना कि एक ट्रांजिट रिमांड पीरियड उसमें काउंट किया जाएगा। अगर आप टोटल डेज़ में ट्रांजिट रिमांड पीरियड इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलेगी। डिफ़ॉल्ट बेल उसी लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें मतलब आपको पुलिस ने 15 डेज़ के लिए अपने कस्टडी में रखा हुआ है। देन यू काउंट ऑल द डेज ऑफ पुलिस कस्टडी एंड अप्लाई फॉर डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, दिस इज द होल सिनारियो ऑफ दिस केस। आई होप डिफ़ॉल्ट बेल you have understand very smooth and very clearly way. So we will meet with another question of asked in previous examination of LLB. ठीक, तो all the best, thank you.